मैंने कल की 28/19 फिर से रीवॉच की और ये मेरा सेकंड टाइम था। पहली बार मैंने रिलीज होने के वक्त ही देखी थी। पूरी मूवी देखने के बाद मेरे मन में काफ़ी मिक्स थॉट थे जो पहले भी थे। कुछ पसंद आया, कुछ थोड़ा ज़्यादा और लगा और कुछ ऐसा लगा कि यार इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। और मैं होप करता हूँ कि पार्ट 2 में भी इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। इससे पहले कि तुम पूछो कि पार्ट 2 कब रिलीज हो रहा है, तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने खुद बोला है कि इस मंथ यानी कि जून 2025 में प्रभास शूटिंग स्टार्ट कर देंगे और 26 के एंड तक पार्ट 2 हमें देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम पार्ट 1 की बात करेंगे। एंड बाय गॉड, मूवी की शुरुआत ही सबसे बेस्ट थी। महाभारत का जितना भी ग्लिम्स था, इसने मेरे अंदर के उस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से हटा दिया। मैं हर बार सोचता था कि यार महाभारत मॉडर्न टाइम में कैसे फिट बैठेगी, क्योंकि उस टाइम में कॉस्ट्यूम काफ़ी गूफी, मतलब थोड़े फनी टाइप के थे। सब सोने की चीज़ें पहनते थे और महाभारत का जो असली युद्ध था उसके अंदर एक इधर से तीर चलाता, दूसरा उधर से और बीच में आगे वो भिड़ जाते। तो वो कोई फिजिकल टच वाली बात नहीं थी, कोई हैंड टू हैंड कॉम्बैट, कुछ तलवारबाजी, कुछ ऐसा नहीं था। तो मैं सोचता था कि यार मॉडर्न एज में ये चीज़ें कैसे फिट बैठेगी। वो गेम ऑफ थ्रोन्स, वो एवेंजर्स की वन मैन आर्मी वाली फील कैसे आएगी। बट नाग अश्विन ने मुझे बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। उसने मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल के रख दिया। और मैं चाहता हूं कि अगर कभी भी महाभारत प्रॉपर सीरीज बने तो नाग अश्विन उसे बनाए। एटलीस्ट वो उस चीज में मौजूद हो, उस टीम में शामिल हो जो टीम महाभारत बनाए। एंड वन मोर थिंग, अगर महाभारत कभी भी बने तो मेरे तहे दिल से इच्छा है, तमन्ना है कि उसका बीजे वही हो जो महाभारत टीवी सीरियल का था। पुराने वाले नहीं, बल्कि जो एक नई महाभारत थी उसका। तुमने अगर नहीं भी देखे तो तुम्हें डेफिनेटली रील्स में, शॉर्ट्स में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं बीजीएम जरूर सुना होगा। एडी से लेकर चोटी तक गुज़ुम ला देता है। और अगर ओजी महाभारत को छोड़ दें तो विजुअली, स्टोरी टेलिंग, कॉस्ट्यूम, डायलॉग्स इस महाभारत के मेरे लिए सबसे बेस्ट थे। दूसरी चीज शायद तो बहुत लोगों ने कंप्लेंट की थी कि श्री कृष्ण का चेहरा छुपा के क्यों रखा था, उनको दिखाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से इसका वही रीजन है जो केजीएफ मूवी के अंदर था। यानी हो सकता है कि आने वाले पार्ट्स में श्री कृष्ण का और भी रोल हो, अश्वत्थामा के पास दिखाया जाए और भी महाभारत के युद्ध के कुछ सीन्स हो। और इसी के साथ ही जब कल्कि अवतार पैदा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसे कोई वेल नोन एक्टर ही प्ले करेगा। तो हो सकता है कि ये उनकी क्रिएटिव चॉइस हो कि महाभारत के श्री कृष्ण एंड कल्कि का चेहरा सेम ही हो। जैसे केजीएफ के अंदर अधिरा को नहीं दिखाया गया था, क्योंकि तब डिसाइड नहीं था कि भाई उसे चंद्रती प्ले करेंगे, इसीलिए उसका चेहरा छुपा के रखा। वैसे ही यहाँ पे श्री कृष्ण का चेहरा छुपा के रखा, क्योंकि अभी डिसाइडेड नहीं है कि कल्कि कौन प्ले करेगा। और हो सकता है जो कल्कि प्ले करे वही श्री कृष्ण प्ले करे। और इसका दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि नाग अश्विन इसे मोर साईफाई रखना चाहते हैं। हो सकता है उनका ये डिसीजन हो कि मैजिक और भगवान एटलीस्ट पार्ट 1 में जितना कम हो उतना कम रखें, इसीलिए श्री कृष्ण के चेहरे को छुपा के रखा। इट्स माय ओपिनियन। तुम्हें क्या लगता है कि मेन रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि देखो, मैंने इस चीज़ के रिसर्च के लिए मैंने इंटरव्यूज नहीं देखे हैं क्रिएटर्स के। हो सकता है कि उन्होंने इसका रियल जवाब दिया हो, बट मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि इसका क्या रीजन हो सकता है। फिर आते हैं अश्वत्थामा एक अमिताभ बच्चन पर। एंड आई गोटा टेल यू, ये सबसे बेस्ट कास्टिंग थी। अमिताभ बच्चन ऐसे अश्वत्थामा सबसे बेस्ट डिसीजन था। बट वो जो डी एजिंग वाला सीजे था ना, वो काफ़ी इरिटेट कर रहा था, ऐसे आंखों में चुभ सा रहा था वो। अगर प्रभास अपनी फीस थोड़ी सी कम कर देते तो शायद हो सकता है ये चीज़ थोड़ी बेहतर बन जाती। पर मुझे क्या लगता है, यहाँ अगर अभिषेक बच्चन को कास्ट करते तो यंग अश्वत्थामा के लिए कैसा होता? अगर ऐसा करते कि अभिषेक बच्चन को कास्ट करते और उसके ऊपर अमिताभ बच्चन का फेस इम्पोज करते, लाइक दोनों का फेस सुपर इम्पोज करके एक नया चेहरा बना कर रखते, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर किया था पॉल वॉकर के लिए। एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब टोनी के पिता को दिखाया जाता है, अल्ट्रॉन देखता है, तब जो यंग स्टार्क था और जो ओल्ड स्टार्क था उनका दोनों का चेहरा सुपर इम्पोज करके दिखाया गया था। क्योंकि बाप और बेटे का फेशियल स्ट्रक्चर सिमिलर था तो सीजीआई की डिमांड भी कम हो जाती और ये सीन शायद थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता। क्या लगता है, ये सीजन सही होता या फिर गलत होता, या जो जैसा था वो सबसे बेस्ट था? कमेंट्स में जरूर बताना। और यहाँ पे छोटी सी डिटेल होगी जो शायद तुमने मिस कर दिया फिर देख ली होगी। तुम्हें याद होगा कि ये कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी पहले लाल नहीं थी। महाभारत के युद्ध में इतना खून बहा था कि धरती लालम लाल हो गई थी। वो यहाँ पे दिखाया भी जाता है, जब अश्वत्थामा चल के जाते हैं तो पूरी धरती लाल हो चुकी है और जो पैर रखते हैं तो उनका पैर भी खून से भर जाता है। और जब फिल्म मेकर ये छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करते हैं तो उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर रही भी होता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता कि भैया यहाँ पे चीज होनी चाहिए थी, बट ही चूज टू डू दैट। एक और इम्पोर्टेंट चीज थी कि सीन में जब श्री कृष्ण आते हैं और अश्वत्थामा उन्हें कहते हैं कि तुमने मेरे पिता को छल से मारा था। बेसिकली वो गुरु द्रोण की बात कर रहे थे। गुरु द्रोण अश्वत्थामा के पिता थे और कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे और उन्हें मारना इम्पॉसिबल था अनटिल अनलेस कि वो अपने हथियार खुद रख दे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तभी
पॉसिबल है अगर गुरुद्रोण को बोला जाए कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर चुका है, बट वो तभी विश्वास करेंगे जब उनको युधिष्ठिर जाकर बोलेंगे। पर युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा हाथी का नाम भी है, बस तुम्हें हाथी सब छुपाना है। और इसी टैक्टिस से अर्जुन गुरुद्रोण को मार पाए। और इस सीन में जहाँ अश्वत्थामा श्री कृष्ण पर अटैक करते हैं, पर श्री कृष्ण अश्वत्थामा को दूर फेंक देते हैं, जहाँ एक हाथी भी मरा पड़ा है। मे बी ये मेकर्स ने उसी स्टोरी का रेफरेंस दिया, कुछ हिंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ। बट आफ्टर दिस होल महाभारत सीन ऐसा दिखाया जाता है कि दुनिया ऐसी क्यों हो गई है। एंड आई लाइक किया होगा इसमें कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कोई न्यूक्लियर वॉर, कोई अपोकलिप्स नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी ने खुद ने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। वर्ल्ड वॉर्स, एनवायरमेंट डैमेज, लाइक एवरीथिंग, बुरे काम, एवरीथिंग लीड्स टू कलयुग। और ये पूरा प्रमाइस तुमने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा, जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग आएगा, या फिर इंग्लिश में बोले तो डिस्टोपियन वर्ल्ड, तब मैं अपना आखिरी अवतार लूंगा और कलयुग का विनाश करूंगा। पर एक चीज तुमने भी नोटिस की होगी, जब मूवी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे लिखा आता है महाभारत के इवेंट के 6000 ईयर्स लेटर, बट एग्जैक्ट कौन सा ईयर है ये नहीं दिखा जाता। ये चीज हमें सिर्फ टाइटल में पता है कि 2898 है, बट मूवी के अंदर कभी मेंशन नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मूवी के स्टार्ट में जब ये वाला सीन आता है, यहाँ पे जो पावर सोर्सेस बने हैं, कुछ बंकर हो सकते हैं, कुछ बिल्डिंग हो सकती है, एक पे 28 लिखा है और दूसरे पे 98, जो ऑब्वियसली इंडिकेशन है कौन सा ईयर है। फिर आता है वो सीन जहाँ हमें पहली बार इस डिस्टोपियन वर्ल्ड का पहला शहर काशी दिखाया जाता है। एंड आई मस्ट से कि मेकर्स ने डिस्टोपियन सेटिंग को काफी सही तरीके से समझा है। द व्हीकल्स, हाउस, लोगो के कॉस्ट्यूम तुम्हें अलीटा द बैटल एंजल की याद दिला देगा। मैं इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टोपियन सेटिंग दिखाने के लिए सिर्फ धूल मिट्टी उड़ा देना या फिर वो येलो कलर फिल्टर लगा देना काफी नहीं होता है। और ये चाहे परफेक्ट ना सही, पर देखते ही फील आनी चाहिए कि हाँ ये डिस्टोपियन वर्ल्ड लग रहा है, और वो फील आ जाती है। और वो सबसे मेन होती है कि बस फील आना चाहिए। देन कम्स द कॉम्प्लेक्स, जिसको डिजाइन किया गया है उल्टे पिरामिड की तरह। बाय दैट मैं दो कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। पहला तो ये कि अपने रियल वर्ल्ड के जो पिरामिड्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और ऊपर से पॉइंटी होता है, जो कि स्टेबिलिटी को शो करता है। बट इसका ऑपोजिट ये कॉम्प्लेक्स शो करता है इनस्टेबिलिटी। दिस डिस्टोपियन वर्ल्ड इज बिल्ड ऑन इंस्टेबिलिटी। सेकंड है, ये सिर्फ इंस्टेबिलिटी नहीं बल्कि सोच समझ कर बनाया गया है। अगर ये पिरामिड शेप में होता तो ऊपर पॉइंटी होता और ऊपर जगह कम होती है। और मान लो कि नए लोग जो 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठा करके जाते हैं तो उनके लिए जगह कम पड़ती, या फिर कुछ और चीजें बनाते हैं तो उनके लिए जगह कम पड़ती। बट ये कॉम्प्लेक्स की डिजाइन इन्फिनिट लेवल ऑफ स्पेस देती है। ऊपर तुम कितना भी कुछ बना सकते हो, ऊपर कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, नए लोगों को रख सकते हो, नई चीजें बना सकते हो। इसीलिए हो सकता है कि इसका डिजाइन ऐसा हो। और तीसरा है कि ये बैडस लग रहा है, बस बैडस लग रहा है, इसीलिए इसकी डिजाइन ऐसी है। बट वन थिंग आई फाइंड मोर इंटरेस्टिंग कि जो भी 1 मिलियन यूनिट्स लेकर कॉम्प्लेक्स जाने का सपना देखते हैं, ये रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। जैसे गरीब और मिडिल क्लास लोगों को बैटिंग ऐप्स सपने दिखाते हैं कि 50 रुपए में टीम बनाओ 3 करोड़ जीत जाओ, 10 रुपए लगाओ 10 लाख रुपए जीत जाओ। प्लीज प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज। अपना घर लगा दो पूरा उसमें, हारो लोन लो दोबारा खेलो, फिर आप एक बार जीतोगे सब बराबर हो जाएगा भाइयों। प्लीज सट्टा खेलो भाइयों। वी नो द रियलिटी कि ऐसा कभी नहीं होता है, और होगा भी तब होगा जब तुम्हारे सर पर सफेद बाल होंगे, तुम्हारे मुंह में दांत नहीं होंगे, जैसा कि इस मूवी में भी हुआ था। भेरवा के इंट्रो की फाइट सीक्वेंस में एक बुड्ढा याद होगा, ये सेम वही बुड्ढा है जिस बुड्ढे से इस गाने के अंदर भेरवा छुप रहा था। इट शोज कि कॉम्प्लेक्स जाते जाते 1 मिलियन यूनिट जोड़ते जोड़ते ये बुड्ढा हो गया। अब अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे वीडियो पर पिछले कुछ टाइम से व्यूज एकदम ही गिर गए हैं। पहले नॉर्मल से वीडियो पर भी 1000 से 1500 व्यूज आ जाते थे, बट अब सिर्फ 10 व्यूज आते हैं, लाइक सिर्फ 10। आई डोंट नो कि YouTube कौन सा जमाने का बदला ले रहा है मेरे से, इसलिए इस वीडियो पर कितने व्यूज आए पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे यहीं पर खत्म कर दूं और अपलोड कर दूं। मुझे देखना है कि इस टॉपिक पर कितने व्यूज आते हैं, लोग कितना इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि आगे आने वाली डिटेल्स में काफ़ी मेहनत लगी है, और वो मेहनत मैं सिर्फ 10-15 व्यूज़ के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता। इससे अच्छा कि मैं बनाऊँ नहीं, कुछ डिफरेंट ट्राई कर लूँ। इसीलिए अगर 500-600 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। अगेन जिसने भी यहाँ तक देख लिया है प्लीज़ यार कुछ इंटरेक्ट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो ताकि मेरी रीच बढ़ सके, क्योंकि 10 व्यूज़ बहुत कम है यार। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट पार्ट ज़बरदस्त होगा, एंड आई अज्यूम दैट पार्ट। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए कल की मूवी भी और ये वीडियोज़ भी।